हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का केजे बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो गया है। इसका ट्रायल क्लास चल रहा है। यदि आप प्रयागराज में रहते हैं और यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रयागराज में यह ऑफलाइन मोड में आपको उपलब्ध हो गया है। अब यह जो है यहाँ पर आपको यूपीएसआई के लिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आपकी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी इस साइट पर मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से खुद को इनरोल भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे क्या करिए, वहाँ पर जाके कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से खुद को इनरोल कर लीजिए। वहाँ से भी आपको सारी सुविधाएं ऑनलाइन की आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टारगेटेड बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको टीचर्स की मिलेगी, एक्सपर्ट्स की यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस आप सभी को यहाँ पर प्राप्त होगी। ऑफलाइन मोड में भी सब यही सारी सुविधाएँ आपको दी जाएंगी। बस अंतर यह है कि वहाँ आपको ऑनलाइन मोड और यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड में यह सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। तो जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स जो है आप यहाँ पे परचेज़ करें, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार की हमारी यह 5वीं क्लास है। वर्ण विचार में हम व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे थे। व्यंजनों के किन किन आधारों पे वर्गीकरण हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पिछला हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए चलूँ, जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो। और पिछली क्लास में थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाने की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, उनको भी इस बार हम थोड़ा क्लियर करते हुए चलते हैं, उनको भी समझते हुए ठीक से चलते हैं। तो हम देख रहे थे अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ किसको कहते हैं यह हम समझ रहे थे। तो हमने यह बताया था आपको कि वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है, वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है, वो जो है क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जैसे यह जो परिभाषा दी है वो आचार्य किशोरीदास जी ने दी है, ठीक है ना। तो किशोरीदास वाजपेयी ने, यह व्याकरणचार थे, बहुत बड़े व्याकरणचार थे, इन्होंने यह बात कही है। और इन्होंने क्या बात कही है, जैसे यहाँ पर अ पे यहाँ पर विसर्ग लगाते हैं तो यह अंग हो जाता है। यहाँ पर जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो यह क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। और आ के साथ इस बिंदी का कोई भी यहाँ पर योग नहीं हो रहा है। आ के साथ इस बिंदी का कोई योग नहीं है। आप देखें यहाँ शिरो रेखा के साथ भी यह नहीं जुड़ रही है और यहाँ पे आ के साथ भी नहीं जुड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यह अनुस्वार जो है यहाँ पर आ के साथ क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, योग में नहीं है। इस वजह से ऐसी ध्वनि को क्या बोलते हैं, हम अयोगवाह ध्वनि बोलते हैं। अयोग, इनका योग नहीं है, ये अयोग में है। जैसे मैं ओ लिखता हूँ, मैंने लिख दिया ओ। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह जो ओ की मात्रा है यह आ के साथ जुड़ा हुआ है, सिरो रेखा के साथ इसके साथ स्पर्श कर रही है, यह जुड़ी हुई है, योग में है इसके। लेकिन यहाँ पर अंग की बिंदी जो है यह किसी भी तरह से आ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह ध्वनि बोलते हैं। जैसे मैंने आहा लिख दिया, आहा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आहा की यह जो दोनों विसर्ग हैं, यह दोनों बिंदी जो हैं, यह दोनों भी यहाँ पर आ के साथ किसी भी तरह से योग नहीं है, योगी जुड़े हुए नहीं है। तो जब यह दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो यह क्या हो जाएगा, अयोगवाह ध्वनि कहलाएगा। और एक बात तो मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आ पर चंद्र बिंदी, जब आ पर चंद्र बिंदी लिखते हैं तो यह भी जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 3 कह दी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब जो यह जो अंग है चंद्रबिंदी वाला, चंद्रबिंदी जब यहाँ पे लग गया, चंद्रबिंदु है यह जो है अंग के साथ काउंट कर लिया जाता है, अंग के साथ गिन लिया जाता है। तो यह और अंग, यह दोनों जो है एक साथ गिन लिए जाते हैं। इस वजह से अयोगवाह ध्वनियों की संख्या सिर्फ 2 रह जाती है। यहाँ पर तीसरा अयोगवाह ध्वनि, इसको नहीं गिना जाता। यह दोनों एक ही जो है परिवार के गिन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या कहा, अंग और आहा क्या है, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। और अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, 2 मानी जाती है। यह मैंने आपको बताया था। यह जो है अनुस्वार कहलाता है। उच्चारण स्थान इसका क्या है, नासिका है, हम इसको नाक से बोलते हैं। नासिका इसका उच्चारण स्थान है। प्राणत्व के आधार पर मैं आपको बताऊं तो यह अल्प प्राण ध्वनि है। मैंने आपको बताया था अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष अघोष क्या होते हैं। यह सारी बातें हमने पिछली क्लास में अपने सीख ली थी। फिर भी मैं बता दूं, जिस भी ध्वनि के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता हो उसको हम महाप्राण कहते हैं, और जिस भी ध्वनि के उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता हो उसको हम क्या बोलते हैं, कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, कम श्वास की आवश्यकता हो उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं।
तो यह चीज़ें हमने देखी थी। तो अंग बोलने में यहाँ पर आपको श्वास की आवश्यकता कम पड़ती है, इस वजह से यह जो है अल्प प्राण कहलाता है। और घोषत्व के आधार पर अगर बात करें तो सघोष ध्वनि है, आपके कंठ में यहाँ पर इसको बोलते समय कंपन होता है। जिस भी ध्वनि को बोलने में, जिस भी ध्वनि के उच्चारण में आपके कंठ में कंपन उत्पन्न हो, नाद उत्पन्न हो, वह जो है घोष ध्वनि कहलाती हैं या सघोष ध्वनि कहलाती हैं। तो यह मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे क्लासेस को आप एक एक करके देख सकते हैं। नंबर वाइज वहाँ पर क्लासेस आपको मौजूद करा दी गई हैं। तो यहाँ पर सघोष ध्वनि है, अंग क्या है, सघोष ध्वनि है। और इसका उच्चारण जो है अंग, इया, अंगा, इया, ड़ा और ना, मा, इन पांचों के स्थान पर भी किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कंपन, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंपन। अब जब मैंने कंपन लिखा तो इस बिंदी का आधा माँ की तरह हमने इस्तेमाल किया। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंपन, कनपन हम यहाँ नहीं बोलते हैं। इस बिंदी को, इस जो है अनुस्वार को हम क्या बोलते हैं, आधा माँ बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कंपन। लेकिन जब हम चंदन बोलते हैं, चंदन, तो देखिए यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है और यहाँ पर भी अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपन में यह आधा माँ की तरह प्रयोग हो रहा है और चंदन में यह आधा ना की तरह प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने लिखा चंदन, इसको हम आधा ना, इसको जो है इस बिंदी को हम यहाँ पर क्या आधा ना की तरह उच्चारित कर रहे हैं, चंदन। चंदन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हम चंदन बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस अनुस्वार का प्रयोग जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से किया जा रहा है। तो इसका उच्चारण अंगा की तरह भी हो सकता है, इया की तरह भी हो सकता है, णा की तरह भी हो सकता है, ना और माँ। यहाँ पे हमने माँ की तरह देख लिया और ना की तरह देख लिया। जैसे चंचल, मैंने लिखा चंचल, चंचल। यहाँ पर इस अनुस्वार का प्रयोग इया की तरह होगा, चंचल। यहाँ पर इसका प्रयोग किस तरह हुआ, इया की तरह हुआ। और मैंने आपको यह भी बताया था पिछली क्लास में, आप इसको समझ गए होंगे, इसका उच्चारण इन सब के स्थान पर अनुस्वार का किया जाता है। अंग का उच्चारण जो है यहाँ पर इन पांचों वर्णों के जो है स्थान पर हम इसका करते हैं। जो वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, उनके स्थान पर जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बात और आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ चंचल, मैंने चंचल लिखा। अब इसको जो है ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है यह हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यह चा वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है ना, चा लिखा हुआ है यहाँ पर, चा वर्ग का पहला ही वर्ण है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यह देख लेंगे चा वर्ग में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है, पांचवा वर्ण यानी कि अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो हम क्या देखते हैं, इया, इसका जो है चा, छा, जा, जा, इया, यही ना होता है, चा, छ, ज, झ और इया, यही ना होता है। यह पांचवा वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, इया है। अब इसकी जगह पर हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चंचल, यहाँ पर यह अनुनासिक है। अब इसका जो है इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने लिखा चंदन, चंदन, यहाँ पे दा है ना, यह किस वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, त वर्ग का है। और इसके अंतिम में क्या आ रहा है, त, थ, द, ध और ना, यह है ना। तो यहाँ पर इसके अंतिम में कौन सा वर्ण आ रहा है, ना आ रहा है। इसका पंचम वर्ण क्या है, ना है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, चंदन। बात आपको समझ में आ गई ना। यहाँ पर जो वर्ण होगा उसके आधार पर वह जिस वर्ग का होगा हम इसका उच्चारण उसी तरह से करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर गंगा, मैंने लिखा गंगा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको देखेंगे, यह किस वर्ग का है, यह किस वर्ग का है, यह क वर्ग का है। और क वर्ग में मैंने लिखा क, ख, ग, घ और अंगा, यह लिखा ना हमने। यहाँ पर यह जब क वर्ग का है तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है, अंगा है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं, यह ऊपर जो है बिंदी नहीं रहेगी, यह जो है क्या हो जाएगा, अंगा और गा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है इसका लिखने का, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गंगा।
ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अब देख रहे हैं ना, इस अनुस्वार का प्रयोग इन सभी के तरह से किया जा सकता है। मैंने लिख दिया जैसे कंठ, अब यहां पर मैंने लिखा कंठ। अब इस कंठ में जो अनुस्वार है इसको हम ड़ा की तरह प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो है टा ठा डा ढा अणा, यहां पर इसका जो है अंतिम वर्ण क्या है, अणा ही है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, कंठ, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या आपको बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होगी। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आसानी से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब जो हम है आहा के बारे में देख लेते हैं, आहा के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाएं तो आपको बड़े आराम से यहाँ पर कर देना है। अंग जो है वह अल्प प्राण ध्वनि है और यह सघोष ध्वनि है। यह नासिका से बोली जाती है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। इसको क्या कहते हैं, हम अनुस्वार बोलते हैं। तो अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है, वह 2 है, यह हमने देख लिया। यहाँ पर अब आहा के बारे में बता दूं आपको, आहा जो है विसर्ग कहलाता है। यहाँ पर यह 2 बिंदी लगते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। उच्चारण स्थान इसका क्या है, कंठ है। यह कंठ से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान इसका कंठ है। अब प्राणत्व के आधार पर हम बात करें तो यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है। मैंने आपको पीछे ही बताया, जिस भी ध्वनि के उच्चारण में ऊर्जा अधिक लगती है, ऊष्मा अधिक लगती है, श्वास की मात्रा अधिक लगती है, उसको हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर आहा जो है यहाँ पर महाप्राण ध्वनि कहलाएगा। और यह सघोष ध्वनि है, क्योंकि इसके उच्चारण में आपके कंठ में कंपन उत्पन्न होता है। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, आहा की तरह करते हैं, इसका उच्चारण हम आहा करते हैं, ठीक है ना। तो यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, आहा के बारे में, अंग के बारे में, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, बहुत आसान थी। तो हमने पिछली भी क्लास में इन सारी चीज़ों को देख लिया था। अब जो है व्यंजन को हम देख लेते हैं। चूँकि पिछली क्लास में नेटवर्क ख़राब हो जाने की वजह से आपको वह चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आई थी, इस वजह से मैं यहाँ फिर से आपको चीज़ों को जल्दी से समराइज़ करके बता दे रहा हूँ। हमको आगे भी यहाँ पर चीज़ें वर्गीकरण भी इनका समझना है। तो व्यंजन किसको बोलते हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब का से लेकर आप ज्ञा तक कोई भी वर्ण बोलते हैं तो आपके मुख में आपके मुखांग जो है आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करके हवा को निकलने में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे आप का बोलते हैं तो आपकी जीभ आपके तालु के ऊपर स्पर्श करती है और का के पहले आपके वायु के मार्ग में, आपके कंठ से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे का बोला, खा बोला, पा बोलिए, तो पा बोलते वक्त क्या होता है, आपके दोनों होंठ आपस में सट जाते हैं और आपके मुख से वायु को निकलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। वायु जो है अवरोधित हो जाता है, वायु जो है पूरी तरीके ठीक से पहले जो है वह नहीं निकल पाता है। तो जब आप स्वर बोलते हैं, आ से लेकर ओ तक आप बोल दीजिए, आपके कंठ से निकलने वाली वायु सीधा बिना रुके कहीं पर आपके जिह्वा या फिर आपके होंठों से, आपके दांत से कहीं पर भी स्पर्श किए बिना, कहीं पर भी अवरोधित हुए बिना वह जो है बाहर निकल। जैसे आ बोला तो कंठ से निकलने वाली वायु जो है सीधा जो है मुख के बाहर आ गई। मैं कुछ भी बोलूँ, ई बोलूँ, ऊ बोलूँ, कुछ भी मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर सारे स्वर जो हैं वह जो है स्पर्शी नहीं होते। स्वर जो है तुरंत आपके मुख से बाहर आ जाती है हवा जब इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में ऐसा नहीं होता है। मुखांग जो है उसको बाधित करते हैं, वायु के मार्ग को बाधित कर रहे होते हैं। जैसे आप कुछ भी बोल के देख लें, पा बोले तो पा फा बा भा मा, आपके होंठ दोनों आपस में सट गए और आपके मुख से निकलने वाली वायु को बाधा पहुंची। ता था दा धा ना, तो यहाँ पर आपकी जीभ आपके दंत से यहाँ पर सट जाती है और यहाँ पर आपके मुख से निकलने वाली वायु को बाधा पहुंचती है। टा ठा डा ढा अड़ा, तो यहाँ पर आपका जीभ फिर जाके ऊपर सट जाता है और यहाँ पर आपके मुख को आपके मुख से निकलने वाली वायु को बाधा का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर यह व्यंजन जो है जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को बाधा का सामना करना पड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो यह बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। इनको अलग अलग जो है इनका वर्गीकरण है उसको हम समझ लेते हैं। तो का से लेकर अंगा तक का वर्ग कहलाता है, चा से लेकर इया तक चा वर्ग है, टा से लेकर अड़ा तक क्या है, यह टा वर्ग है, ता से लेकर ना तक क्या है, ता वर्ग है, और पा से लेकर मा तक यह जो है क्या है, आपके पा वर्ग है। तो यह जो है 5 वर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए वर्गों की कितनी संख्या है तो वह कितनी है, 5 वर्ग है। यहाँ पर व्यंजनों में 5 वर्ग में बांटे गए हैं इनको। और यहाँ पर ढा और ढा की बात करें तो यह उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनको हम ही बाद में देख लेते हैं। यह जो है इन दोनों के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं।
अब इन जो वर्गों के व्यंजन हैं, इन वर्गों के जो वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलने का कारण क्या है? स्पर्श व्यंजन बोलने का यह कारण है कि इनके उच्चारण में आपके मुख से आपके मुखांग आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। कुल मिला जुलाकर बात आपको समझ में आ गई ना, कि यहाँ पर जब भी आपके मुख जो है, मुखांग जो है, आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे तो वह जो होगा वह स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। तो बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। तो इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 5 वर्गों में अलग अलग बटे हुए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। यह 5 वर्ग हैं। इन पांचों को मिलाकर इसमें जो है 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण होते हैं यहाँ पर। तो क ख ग च छ ज ट ड त न प म, ये जो है कितने होते हैं? या 25 होते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, वह कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें तो य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए आपके? 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। इनको अंतस्थ क्यों बोलते हैं? अंतस्थ इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके मुख में वायु थोड़ी सी स्थिर रह जाती है, अंतर स्थित, ठीक है ना। आपके मुख से निकलने वाली वायु पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है और आपके मुख में कहीं ना कहीं वह थोड़ी बहुत स्थिर रह जाती है, बची रह जाती है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। मैं फटाफट आपको इसको रिवाइज करता हुआ चल रहा हूं क्योंकि हमने इसको पीछे पढ़ा है। ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर शा और यह कितने हैं? यह तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, यह तीनों शा और हा, यह जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि इनके बोलने में, इनके उच्चारण में आपके मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है इनके बोलने में। तो यह जो है ऊष्म व्यंजन इस वजह से कहलाते हैं। तो यह इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या 4 है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और यहाँ पर हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और हमने देखा कि अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है? 2 है। और हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? वह 11 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। यह चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी इसको गिनकर हम देखते हैं कि हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है। अब हम समझ लेते हैं संयुक्ताक्षर। अब यहाँ पर संयुक्ताक्षर देख लेते हैं हम। संयुक्ताक्षर किसको बोलते हैं? जो 2 अक्षरों के जो है 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा, यह जो 4 हैं यह संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर बहुत सारे हो सकते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बन जाएं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर। लेकिन मुख्यतः जो है 4 संयुक्ताक्षर माने गए हैं। वैसे कई हो सकते हैं। जैसे मैंने यह लिखा कि यह जो है मैंने लिखा, यह भी जो है क्या है? हा और पूरा ना और आधा हा, यह जो है यह भी संयुक्ताक्षर। जैसे उन्हें हम लिखते हैं ना, उन्हें, ठीक है ना। यह जो है यह क्या हो जाएगा? हमारा संयुक्ताक्षर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा, यहाँ पे यह भी जो है क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो यह चीज़ें हमने देख ली। तो संयुक्ताक्षर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः संयुक्ताक्षर कितने हैं? मुख्यतः हमारे 4 संयुक्ताक्षर हैं। यह चीज़ें हमने देख ली। तो जो भी 2 वर्णों के मेल से बन जाए वही जो है क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाएगा। आप अपने हिसाब से संयुक्ताक्षरों को बना सकते हैं कि आपके अनुसार संयुक्ताक्षर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्ष जो है यह किससे बना हुआ है? आधा का और शा से, मूर्धन्य शा से यह मिलकर बना हुआ है। तो आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्ष का निर्माण किससे हुआ है? क्ष जो है किससे बना हुआ है? तो यह किससे बना हुआ? आधा का और शा से बना हुआ है। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि शा कैसे बना हुआ है। 4 विकल्प आपको दे दिए गए, एक विकल्प यह दे दिया गया, या फिर इस विकल्प को इस तरह से भी लिख देते हैं, आधा का प्लस शा को भी आधा कर दिया और यहाँ पर आ लगा दिया। यहाँ पर इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। या दोनों में से कोई विकल्प होगा तो क्ष जो है किस तरह से बनता है? इस तरह से बनता है। त्र जो है वह आधा त और रा के योग से बनता है। और यहाँ पर ज्ञा की बात करें तो जा और इया के योग से यह जो है ज्ञा बनता है। और श्रा की बात करें तो यह जो है शा आधा होता है और रा,
यहाँ पर श्रा बन जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इनको आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर भी बताता हुआ चलूँगा। एक बात और मैं आपको बता दूँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की संख्या 35 मानी है। हिंदी निदेशालय ने व्यंजनों की संख्या 35 मानी है। वैसे हमने यहाँ पर गिना 33 और 2 हमारे कौन कौन से हो गए, ढा और ढा। यह जो है हमारे 2 और जोड़ लेते हैं तो वह 35 हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको यहाँ पर कि 11 आपके कितने हो गए, अच्छा 11 तो ये स्वर हो गए, इनको हटा ही देते हैं अभी। यहाँ पर 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए और 4 आपके कौन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 आपके कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन। 8 यह हो गए और 25 यह हो गए, कितने हो गए, 33 हो गए। यह 33 और साथ में जो 2 आपके हैं यह दोनों जो है आपस में मिल गए तो यह कितने हो गए, 35 हो गए। तो यहाँ पर हिंदी निदेशालय ने कितने माने हैं, 35 माने हैं। इस आधार पर 25 स्पर्शी व्यंजन और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 आपके ऊष्म व्यंजन, यह कुल मिला जुलाकर 25 जो है क्या है आपके व्यंजन कहलाते हैं। 25 व्यंजन है। बाकी जो है अभी आप बोलेंगे यहाँ पर कि कुल मिलाकर 52 जो आपके वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो यहाँ पर जो है 35 जो है आपके व्यंजन क्यों माने जाते हैं, और जो है यहाँ पर आपके इन सब को क्यों नहीं माना जाता है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा को क्यों नहीं माना जाता। तो देखिए इनके ना मानने के कारण क्या है, इनके ना मानने के कारण यह है कि यहाँ पर यह पहले से ही 2 मूल जो है व्यंजनों के योग से यह बनता है। यह कोई मूल व्यंजन नहीं है, मूल व्यंजन तो वही सारे हैं, ठीक है ना। यह जो है 2 व्यंजनों के योग से बनता है, इसलिए संयुक्ताक्षर कहलाता है। और संयुक्ताक्षर को जैसे मैं अब जो है कक्षा बोलता हूँ मैं, तो कक्षा बोलने में अब इसका प्रायः इस्तेमाल कक्षा की तरह नहीं, हम जो है अब जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्षत्रिय लिखा, क्षत्रिय, अब जो है इसका प्रायः प्रयोग कैसे होता है, क्षत्रिय को मैंने तो लिखा क्षत्रिय, ठीक है ना, लेकिन अब जब बोलते हैं मुख्यतः लोग तो प्रायः किस तरह से इसको उच्चारित करते हैं, क्षत्रिय, इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं। समझ में आ गया बात ना। और वैसे भी इसको नाम मानने का एक कारण यह भी है कि एक पहली बात तो यह हो गई इसके नाम मानने की कि यहाँ पर जो है इसका उच्चारण अब छा की तरह ही होता है। इसका उच्चारण, मैं उच्चारण की बार बार बात कर रहा हूँ, इसका उच्चारण छा की तरह होता है। पहला कारण तो यह हो गया इसके नाम मानने की, और दूसरा कारण क्या हो गया कि यह जो है 2 मूल वर्णों के योग से बनता है। वह 2 मूल वर्ण तो पहले से ही व्यंजन है, अब अलग से एक और व्यंजन इन दोनों के योग से बना देने से कोई मतलब नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। इस वजह से इनको व्यंजन में नहीं गिनते हैं हम, यह व्यंजन नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने त्रा लिखा, त्रा तो पहले से ही 2 व्यंजनों के योग से बना है ना, तो जब यह 2 व्यंजनों के योग से बना ही है तो इसको जो है अलग से फिर एक व्यंजन मान लें हम, तो यह तो मूर्खता की बात है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको अलग से एक व्यंजन नहीं गिना जाता है। तो मैंने आपको 2 कारण बता दिए, जो भी कारण आपको अच्छे लगते हो उस कारण को आप जो है सही समझे। दोनों कारण ही सही हैं इसको जो है अलग से व्यंजन ना मानने के, ठीक है ना। तो आपको दोनों कारण समझ में आ गए होंगे। तो कितने हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने माने हैं, 35 माने हैं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और यहाँ पर किस तरह से इनको लिखा जाए, ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इससे आगे कि हम व्यंजनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करके देखते हैं। मतलब आपके मुख से, आपके कंठ से कितनी श्वास बाहर निकलती है, इस आधार पर हम जो है इनका वर्गीकरण करके देख लेते हैं, यह कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो 2 प्रकार के प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के जो है आपके व्यंजन हो जाएंगे। एक हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अब अल्प प्राण किसको बोलेंगे और महाप्राण किसको बोलेंगे, यह तो हमने पहले देख लिया। अल्प प्राण बोलेंगे जिनके उच्चारण में ऊर्जा कम लगती हो, जिनके उच्चारण में हमको जो है श्वास की मात्रा कम लगती हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्प प्राण। आपके मुख से श्वास कम निकलता हो, आपके मुख से प्राण जो है कम निकलता हो, श्वास जिसको बोलते हैं हम प्राण को, वह कम निकलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्प प्राण बोलेंगे। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 19 है। और अल्प प्राण कुल ध्वनियों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 31 है। अब वह कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 मैं बताता हूं। ये 1, 3, 5 मैंने क्या लिखा है, अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन जितने हैं वह भी, और यहाँ पर इन सबको मिलाकर कितने हो गए, 19 हो गए। यानी व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 19 है। अब इसको देख लेते हैं 1, 3 और 5 क्या है।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अल्प प्राण, यहाँ पर जो है क वर्ग, च वर्ग, इन सबके जो है जो पहले पहले वर्ण है, यह जो पहले पहले वर्ण है यह जो है 1 नंबर, और तीसरे नंबर का वर्ण यह जो तीसरे हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाएं, यह तीसरे नंबर का, ठीक है ना, और यह 5वें नंबर के, 1 मिनट, यह 5वें नंबर के, ठीक है ना। तो यह जो है, मैं एक बार फिर से इसको मिटा के एक मिनट में इसको मिटा देता हूं पहले। तो मैं यहां टिक ही लगा देता हूं। यह जो पहला एक पहले नंबर पे है ना, सारे वर्ग में यह पहले नंबर पे जितने वर्ण हैं यह, और तीसरे नंबर पर जो वर्ण है ये सारे वर्गों की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, और जो 5वें नंबर पर वर्ण है यह सारे। तो मैं घेर भी दे रहा हूं एक बार इन सबको, ये 5वें नंबर पर जो है, तीसरे नंबर पर जो है, पंक्ति में तीसरे नंबर पर, सारे वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें नंबर पर जो जो भी वर्ण है वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5, 5, 10 और 5, 15, यह 15 हो गए, और यह 16, 17, 18 और यह 19, ठीक है ना। अब देखिए अंतस्थ भी जो है यह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो है यह भी अल्प प्राण हो गए, ठीक है ना। तो यह कितने हो गए, य, र, ला और वा, यह कितने हो गए, 15 और 4 कितने हो गए, यहाँ पर 19 हो गए। तो अल्प प्राण जो है व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। अगर आपसे व्यंजन पूछे अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं तो आप कितने बताएंगे, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है। और कुल ध्वनियों की बात करें, अल्प प्राण ध्वनियों की बात करें कि कुल वर्णमाला में जो अल्प प्राण ध्वनियां हैं वह कितनी है, तो वह कितनी हो जाएंगी, तो 19 तो आपके व्यंजन हो गए, इनको मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, यहाँ पर इनको गिन लिया। और जितने भी आपके स्वर हैं, जब मैं स्वर पढ़ा रहा था आपको तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर हैं वह क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो जितने भी स्वर हैं आपके क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो 11 स्वर, अब साथ में कितने, 19 और 11 आपके और स्वर जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो कितने हो गए, 19, 1, 20, 10, 30 हो गए ये। और जो आपका अंग है यह अभी हमने पीछे देखा, यह क्या है, अंग क्या है, यहाँ पर अल्प प्राण है, तो एक यह, तो कितने हो गए, 19, 11, 30 और 1, 31, कुल मिलाकर कितने ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारी अल्प प्राण, 31 ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारी अल्प प्राण। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब महाप्राण ध्वनियाँ किसको कहते हैं। अब इन वर्गों में जो भी बचता है आपका, जो अभी हमने देखा पीछे वर्ग ना, जितने भी बच गए उसके बाद, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। चलिए इस रंग में हम इसको समझते हैं। यहां पर जो भी आपका बच गया, जैसे दूसरा वर्ग बच गया ना, यह पांचों, और फिर जो है दूसरा और चौथे नंबर पर यह जितने बच गए यह सारे के सारे क्या हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो 5 ये और 5 ये, तो ये कितने, 10 हो गए। पहली बात तो ये 10 ये, और बाकी जितने ऊष्म बच जाते हैं आपके, ऊष्म जितने भी ऊष्म हैं इनको भी आप जोड़ लीजिए, तो 4 ये, तो कितने हो गए, यह 14 हो गए। और साथ में अच्छा व्यंजनों की बात करें तो कितने हमारे जो है महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे, 14 महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। व्यंजनों की बात करें तो 14 महाप्राण व्यंजन, ख, छ, ट, ठ, त और फ। इस जो है दूसरे नंबर पर जितने भी होंगे सारे वर्गों के ये, और जो चौथे नंबर पर होंगे ये सारे, ठीक है ना। तो इनको मिलाकर 10 ये और 4, और ये हमारे ऊष्म वाले जो हैं, यह तो जो अंतस्थ वाले हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे, लेकिन ऊष्म वाले क्या हो जाएंगे, हमारे महाप्राण हो जाएंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। अगर व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 10 ये और 4 ये, 14। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, कुल ध्वनियों की बात करें तो वहां पर विसर्ग को भी हम काउंट करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया ना, आहा जो है वह जो है महाप्राण ध्वनि कहलाता है। तो यहाँ पर विसर्ग को अगर जोड़ लें तो 14 जो है हमारे व्यंजन और 1 आहा, यहाँ इसको अगर गिन लें तो कितने ध्वनियाँ हो जाएंगी हमारी, टोटल हमारी 15 ध्वनियाँ हो जाएंगी। यह हमने देख लिया। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो महाप्राण ध्वनियों की संख्या हम कितनी बताएंगे, महाप्राण ध्वनियों की संख्या 15 है।
और महाप्राण व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? महाप्राण जो है व्यंजनों की संख्या हमारी 14 है। तो यह बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं? 1, 3, 5 और अंतस्थ, 1, 3, 5 और अंतस्थ, 1, 3, 5 और अंतस्थ। आपको ऐसे याद कर लेना है आपको। अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं? 1, 3 और 5, ठीक है ना। और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? 2 और 4, और जो बचता है उसके नीचे ऊष्म, ठीक है ना। अंतस्थ के बाद ऊष्म आता है ना, तो 11 लावा और जो है आपका श और हा, यह जो है 11 लावा क्या हो गया हमारा? अंतस्थ हो गया। श और हा क्या हो गया हमारा? ऊष्म हो गया। तो 1, 3, 5 के साथ आपके 11 लावा हो जाएंगे और 2 और 4 के साथ क्या हो जाएगा? आपके ऊष्म हो जाएंगे। तो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। और क्या है इसमें? बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ही ली, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम प्रश्नों को भी देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर किसके आधार पर वर्गीकरण देखा था? प्राणत्व के आधार पर किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब श्वास के लगने की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, यह हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर किस तरह से इनका वर्गीकरण हो सकता है, यह हम देख लेते हैं। तो घोषत्व के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार वह कौन कौन से होंगे? सघोष और अघोष। घोषत्व क्या होता है? मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जहाँ पर भी आपके जो कंठ हैं यहाँ पर कंपन उत्पन्न हो, जब यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा तो उसको हम सघोष बोलेंगे। यहाँ पर घोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम सघोष बोलेंगे। और जहाँ पर भी कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। चलिए इसी आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपके सघोष व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे और अघोष व्यंजन आपके कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 नंबर के जितने भी वर्ण आपके हैं, जितने भी व्यंजन आपके हैं, वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके सघोष व्यंजन हो जाएंगे। 3, 4 और 5 कहने का आशय क्या है? आप यहाँ पर समझ गए होंगे। 3, 4, 5 कहने का आशय है, यहाँ पर 3 नंबर का है ना, ग, घ और अंगा, ज, झ, इया। और यह कौन सा है? ड, ढ और अड़ा, द, ध और ना, ब, भ, म। यह जितने भी हैं, मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट। तो यह देख लीजिए 3, 4 और 5 नंबर। 3, 4, 5 नंबर कौन सा है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर का, ठीक है ना। और फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, और यहाँ पर भी तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां, यहाँ पर भी 3, 4 और 5, यहाँ पर भी 3, 4 और 5। यह सारे कितने हो गए? क्या हो गए आपके? यहाँ पर यह क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे, यह सघोष कहलाएंगे। इनके उच्चारण में आपके मुख से कंपन, आपके कंठ में कंपन उत्पन्न होगा, तो यह क्या हो जाएंगे? आपके सघोष हो जाएंगे। यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब जो है इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। तो सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर यह है, और बाकी जो कौन कौन से सघोष व्यंजन हो जाएंगे हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सघोष और कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर 15 तो ये हो गए, और या, र, ल और वा के साथ क्या है? हा भी। यह जो है 5 और यहाँ पर कितने और? 5 और, या, र, ल, व और यह हा, ठीक है ना। या, र, ल, व और साथ में कौन? यह हा। इन सबको अगर जोड़ लें तो 5 और, यानी कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? हमारी 20 हो जाती है। बात आपको समझ में आ रही ना? सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इनके उच्चारण में आपके कंठ में कंपन उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से यह क्या कहलाते हैं? सघोष ध्वनि कहलाते हैं। इस वजह से यह क्या कहलाते हैं? सघोष ध्वनि कहलाते हैं। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इनको समझने में कोई परेशानी हो रही होगी। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब हम अघोष को समझ लेते हैं। अघोष हम किसको बोलेंगे?
और अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि व्यंजनों की बात करेंगे तो सघोष व्यंजन कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम सघोष ध्वनियों की बात करें तो आपको यह बात पता है कि सारे जितने भी स्वर होते हैं वह सारे के सारे सघोष होते हैं। मैंने आपको स्वरों में जब स्वर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यह बात बताई थी, जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहाँ पर सारे स्वर यानी कितने स्वर, 11 स्वर, आपके 11 स्वर और 2 आपके जो है अयोगवाह ध्वनियाँ, इन दोनों के भी जोड़ लें तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 13 और 20 कितने हो गए, 33। तो यह 33 क्या हो जाएंगे आपके कुल ध्वनियाँ जो है जितनी जो सघोष हैं, 33 ध्वनियाँ जो है आपकी हैं वह सघोष होती हैं। यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। परीक्षा में नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो भी आप कर लेंगे, और परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए सघोष ध्वनि कौन सा है, अघोष ध्वनि कौन सी है, तो यह भी आप आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा है जो नहीं समझ में आया, मुझे नहीं लगता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी जुड़कर चीज़ों को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जो है कोचिंग जंक्शन को सर्च करें, वहाँ से उसको जुड़ जाएँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अघोष को समझ लेते हैं। अघोष समझ लेते हैं, अघोष किसको बोलेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप कोचिंग जंक्शन के टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसमें कोई समस्या हो रही है, तो वहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं वहाँ पर आप कॉल करें, और वहाँ से आपको सारी जानकारी, सारे जो है मदद आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं इसमें। वहाँ पर आपको क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर वहाँ पर आपको दिए जाते हैं, और आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स भी डाले जाते हैं, और आपके यहाँ PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर जुड़ें, और सारे जो चैनल पर अपलोड होने वाले क्लासेस जो हैं उनकी जो है आपको पूर्व सूचना वहाँ पर दे दी जाती है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर भी जोड़िए। अब मैं अघोष की बात कर लेता हूँ। अघोष ध्वनियाँ किसको बोलते हैं, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं उत्पन्न होता है आपके कंठ में, जिनके उच्चारण में आपके कंठ में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, अघोष ध्वनियाँ बोलते हैं। जैसे यह कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5 तो ये हो गए जो सघोष थे, बाकी जो बचे वह 1 और 2 बचते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं ना। तो यह जो है 1 और 2 बचे, यह क्या हो जाएंगे, हमारे अघोष हो जाएंगे। और साथ में और क्या बच गया हमारा, हा तो यहाँ पे शामिल हो गया, हा हमारा यहाँ शामिल हो गया, और तीनों सा जो हो जाते हैं वह क्या हो जाते हैं, हमारे सघोष हो जाते हैं, ठीक है। यह तीनों सा और जो बचते हैं यह दोनों, वह क्या हो जाते हैं, हमारे सघोष हो जाते हैं। जैसे कौन बचा, यह बच गए हमारे 2, और यह 2 बच गए, ये 2 बच गए, यह 2 और यह 2, और साथ में यह 3, यह जो बच गए यह सघोष हो गए, ठीक है ना। तो सघोष, माफ़ करिएगा, यहाँ पर अघोष, अघोष जो है व्यंजन कितने हो गए हमारे, अघोष व्यंजन 13 हो गए, और बाकी तो कोई स्वर भी नहीं रह गया ना। अब बाकी ना कोई स्वर बचा है, ना अयोगवाह ध्वनियाँ बची हैं, तो कुल जितने भी अघोष ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर 13 हो जाती है। अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। यह हमने देख ली। यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं बार बार कहता हूँ, आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़कर भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे हमको और क्या देखना है। तो यह बातें हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह जो पहला वर्ग है यह का वर्ग कहलाता है, दूसरा वर्ग चा वर्ग है, तीसरा वर्ग टा वर्ग है, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पा फा बा भा मा इसमें आता है, और यह जो है ता था दा दा ना यह जो है ता वर्ग में आता है, टा ठा डा डा अड़ा यह जो है टा वर्ग में आता है, यह जो है चा छा जा जा इया यह जो है चा वर्ग में है, का खा गा अंगा क्या है आपका का वर्ग है। यह मैंने आपको बता दिया था। अब रही बात इन दोनों की, इन दोनों को मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ। मैंने पहले भी बताया है शायद, अगर नहीं बताया है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर, और मैं आपका क्लियर करता हुआ चलूँ, मैं बताता हुआ चलूँ, और जो पीछे पड़ा उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो जो हमारे व्यंजन है, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है वो कितने होते हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है ये। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, हमने भी देखा पीछे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अभी हमने देखा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह 4 होती है, अभी हमने देखा। हम जो है प्रायः जो है इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। प्रायः इस्तेमाल होने वाले, व्यवहार में आने वाले कौन कौन से होते हैं, 11 आपके जो है स्वर हो जाते हैं वो
25 आपके ये और 4 ये और 4 ये, कुल मिलाकर 44 वर्ण जो हैं वो आपके प्रायः इस्तेमाल में आते हैं। बाकी जो है वो इस्तेमाल में, प्रयोग में कम ही आते हैं। इस वजह से जो है व्यवहार में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्यवहार में कितने जो है व्यंजन वर्ण आपके आते हैं तो कितने हैं, वो 44, लेकिन वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये आपको बता देना है। मैंने पीछे आपको वो सारी बता रखी है, मैंने यहाँ पर दोहरा दिया आपका। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले थे, यहाँ पर यह जो ड़ा और ढा है यह जो है द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण, इसको ताड़न जात भी बोलते हैं, इसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों बोलते हैं, और द्विगुण क्यों बोलते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया था। इन दोनों को भी अलग से इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है ना, व्यंजनों में इनको अलग से भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब जो हमको जानने के लिए रह जाता है वह एक दूसरा आधार है। किस आधार पर हम व्यंजनों को और वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। किस प्रकार से हम बोलते हैं, ठीक है ना, इस आधार पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करके देख लेते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वह कई आधारों पर किया जा सकता है। उन सभी को हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हम किसको बोलेंगे यह देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे, जब भी आप उच्चारित करते हैं ऐसे व्यंजनों को तो आपके मुखांग आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं, और इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया पीछे ही, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ आपको वह कौन कौन से हैं। का से लेकर माँ तक जितने भी आपके वर्ग हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, इन सब के नीचे हल लगा दें, क्योंकि जब तक यहाँ पर अ नहीं जुड़ेगा तब तक यह जो है इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो सारे जितने भी यहाँ पर प, फ, ब, भ और म, यह सारे जो हैं वह क्या हैं, आपके स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए तथा दरना, टठा डढ़ना, ठीक है ना। ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं आपके मुख में मुखांग जो है आपस में स्पर्श करते हैं। बाधा होती है आपके मुख में जब आप बोलते हैं वायु को निकलने में, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो कुल कितनी हो गई यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं। मैं एक प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ, एक प्रश्न मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। एक प्रश्न कि यह पूछा हुआ प्रश्न है, एक वर्ष में सभी स्पर्शी व्यंजन किस वर्ग में है, वर्ग में है। यहाँ पर अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। का है यहाँ पर, मान लेते हैं क, र, ल और ह। दूसरा विकल्प आपका कौन सा है यहाँ पर, दूसरा विकल्प है आपका य, श, द और ट्र, यह हो गया। तीसरा विकल्प आपका कौन सा है, ग नंबर का विकल्प है आपका क, च, प और द, और घ जो आपका विकल्प है यहाँ पर दिया हुआ है हा, श, र और ब। यह 4 विकल्प आपके पास, इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो स्तर प्रश्नों का ठीक ठाक है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सभी स्पर्शी व्यंजन किस वर्ग में हैं, यानी कि जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन का से लेकर माँ तक के होते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सभी स्पर्शी व्यंजन किस वर्ग में हो जाएंगे, क तो स्पर्शी व्यंजन हो जाएगा, क से लेकर माँ तक में आता है यह। र लेकिन जो है नहीं होगा,
रा जो है यहाँ पर नहीं है, रा तो बाहर हो गया ना, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया, पहला विकल्प तो नहीं होगा। मैं इसका रंग चेंज कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर रा तो हमारा नहीं होगा। अब या तुरंत यहाँ पर या आ गया ना, चूंकि का से लेकर माँ तक की ही बात करनी है, वही सारे स्पर्शी होंगे, तो विकल्प बी हमारा जो है वह गलत हो गया। अब यहाँ पर गा की बात कर लें तो यहाँ पर का, यह तो चलिए स्पर्शी है। चा का से लेकर माँ के बीच में आता है, यह भी स्पर्शी है। पा का से लेकर माँ के बीच में आता है, यह भी स्पर्शी है। और दा, यह देखिए ये चारों जो इसमें वर्ण दिए हुए हैं, चारों व्यंजन हैं, यह स्पर्शी हैं। इस वजह से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प कौन सा सही है यहाँ पर? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। मैं आपको इस पे प्रैक्टिस भी कराता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको कई कराए जाएंगे यहाँ पर व्यंजनों पर भी। और जो है जब हमारा ये सीरीज जो है जब क्लासेस का ख़त्म होगा तो भी हम कराएंगे, और जो है जब यह क्लास ख़त्म होगी, यह टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, तो भी हम यहाँ पर 20-25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ पर भी देखेंगे, जिससे आपकी चीज़ें वहाँ पर भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक प्रश्न और हम देख लेते हैं यहाँ पर, स्पर्शी व्यंजन या फिर इन सब प्रश्नों टॉपिक से किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ लिया गया एक प्रश्न, और यह पूछा हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा में कि व जो है कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर 4 विकल्प आपको दे दिए गए। पहला विकल्प हो गया आपका कौन सा? ऊष्म। आपको दूसरा विकल्प दे दिया गया अंतस्थ। और तीसरा आपको दे दिया गया कौन सा यहाँ पर? महाप्राण। और घाव का हो गया अघोष। ये 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है और व जो है यह कैसा, कौन सा जो है व्यंजन है? ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? अभी हमने देखा या, र, ला और वा, यह सारे क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। यह सारे जो है यह अंतस्थ होते हैं, यह हमने अभी देखा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। तो प्रश्नों की प्रवृत्ति आप देख रहे हैं ना, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये ठीक ठाक स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यह एक अच्छा खासा स्तर है प्रश्नों का। मैंने यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करा दिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक और प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक और प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सभी महाप्राण व्यंजन किस वर्ग में है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सभी महाप्राण व्यंजन किस वर्ग में है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके विकल्प दिए हुए हैं ख, छ और ट, ठा, ध, चा और ड, मा, शा और ध, य, द और धा। यह जो है इनमें से कौन से सारे जो हैं यहाँ पर का में सारे के सारे महाप्राण हैं, या खा में सारे के सारे महाप्राण हैं, या तीनों महाप्राण हैं, या तीनों, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर आपको बताना है महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महाप्राण, मैंने आपको क्या बताया था कि महाप्राण 2 नंबर और 4 नंबर, जो भी 2 नंबर और 4 नंबर पे होंगे वो महाप्राण होते हैं। और आपका जो इसके साथ कौन सा जुड़ जाता है? ऊष्म। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। 2 नंबर 4 नंबर में कौन कौन से हैं? 2 नंबर ये सारे हैं दूसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर कौन से हैं? ये सारे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे महाप्राण हो जाते हैं। और जो ऊष्म जितने हैं यह सारे के सारे जो है महाप्राण हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, आपका विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर में खा भी आता है ना, चा और छा, यहाँ 2 नंबर पर यह भी आता है, ट और ठा, यह भी जो है 2 नंबर पे आता है। तो यह तीनों जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, इसी में से ना, इसी में से एक है ना यह तीनों। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में कि सभी महाप्राण व्यंजन किस वर्ग में है, इनमें से किस वर्ग में आपके सभी महाप्राण व्यंजन है। तो बहुत आसान है, यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आपके ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा हूँ मैं आपको अगले जो है वर्गीकरण पर, अगले किस आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अगला है स्पर्शी और संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। वे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। च, छ, जा और झा। जब आप चा बोलते हैं तो आपके मुख में वायु को कुछ जो है क्षण के लिए रुकना पड़ता है, आपके जिह्वा जो है उनका मार्ग जो है अवरुद्ध कर देती है। तो बात आपको समझ में आ रही ना, आपके जिह्वा से आपके वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जब यह चारों वर्ण आप बोलते हैं, च, छ, जा और झा। आप एक बार उच्चरित करके देखिए, आप एक बार बोल कर देखिए, आपको खुद यह महसूस होगा कि यहाँ पर च, छ, जा और झा जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर आपके मुख से निकलने वाली वायु को संघर्ष करना पड़ता है और आपके जिह्वा जो है स्पर्श करती है ऊपर। तो आपको समझ में आ रहा ना, यह स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, या क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी। आपको ऐसे विकल्प दे दिया जाएगा। एक प्रश्न आपको जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया, प्रश्न निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी नहीं है, तो ऐसे आपसे पूछ लिया गया। क नंबर में आपको दे दिया गया चा, ख में दे दिया गया आपको जा, और आपको यहाँ पर गा में दे दिया गया, मान लिया यहाँ पर मैंने दे दिया प, और घा में मैंने आपको बता दिया झा। अब इसमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी नहीं है? तो आपको देख के लग रहा है यहाँ पर प जो है स्पर्श संघर्षी नहीं है, विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर स्पर्श संघर्षी किसको बोलेंगे? जिनके उच्चारण में आपके जो जिह्वा है वो ऊपर स्पर्श कर रही है और वायु को निकलने में संघर्ष हो रहा है, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी कहलाएगा। तो एक वर्गीकरण हमारा यह हो जाएगा। हम प्रयत्न के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरणों को देख रहे हैं। पहला हमने क्या देखा? स्पर्श व्यंजन, और दूसरा हमने क्या देखा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो यह दूसरा जो है हमारा वर्गीकरण था। अब किस आधार पर इसका वर्गीकरण हो सकता है, यह देख लीजिए आप कि अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे। हमने पहले ही देख लिया था अंतस्थ व्यंजन किसको बोलेंगे। अंतस्थ व्यंजन जो है या, र और ला के साथ जो है क्या 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 और वा, यह जो चारों क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, र, ला और वा, यह जो है चारों अंतस्थ व्यंजन है। इनके उच्चारण में वायु जो है मुख के अंदर थोड़ी सी रह जाती है, इस वजह से इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब जो चौथा वर्गीकरण है यह है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन किसको बोलेंगे या लुंठित व्यंजन किसको बोलेंगे, यह हम देख लेते हैं। तो मतलब क्या, वो प्रकंपित मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपकी जिह्वा में जब जो है लुंठा हो जाए, आपकी जिह्वा जब पीछे मुड़ जाए, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में आपकी जिह्वा जो है लुंठित हो जाए, पीछे मुड़ जाए, ऐसे रा बोल के देखिए ना, आपकी जिह्वा पीछे मुड़ जा रही है और रा बोलने पर आपकी जिह्वा जो है थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, कंपित हो रही है यहाँ पर। तो इसको प्रकंपित भी बोलते हैं इस वजह से, क्योंकि आपकी जीभ जो है, आपकी जिह्वा जो है कंपित हो रही है, यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है और आपकी जिह्वा पीछे थोड़ी सी मुड़ जा रही है। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कितने हैं? एक है, वह कौन सा है? रा जो है हमारा क्या है? प्रकंपित व्यंजन है। इसको प्रकंपित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में आपकी जिह्वा में कंपन उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित बोलते हैं। तो लुंठित क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जिह्वा में लुंठा हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, आपकी जिह्वा थोड़ी सी मुड़ जाती है। रा बोल के देखिए ना, आपकी जिह्वा अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। अब पार्श्विक व्यंजन हम देख लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसको बोलेंगे? पार्श्व मतलब होता है बगल बगल में। तो यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन कहने का आशय यह हुआ कि जब हम ला बोलते हैं तो आपकी जो जिह्वा है वो जाके ऊपर स्पर्श कर जाती है और वायु आपके जीभ के दोनों साइड से, दोनों बगल से निकल जाते हैं, पार्श्व से निकल जाते हैं वायु। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। ला, जब आप ला बोलते हैं, ला, आप ला बोलिए तो क्या होगा? आपकी जिह्वा तो ऊपर जाके टच हो जाएगी, स्पर्श कर जाएगी, तो जो मुख से निकलने वाली वायु है वह ठीक आपके मुंह से, सीधा आपके मुंह से ना निकलकर आपके जीभ के बगल वाले हिस्से से, जो बगल में जो यहाँ पर स्पेस बचता है, जो जगह बचती है, वहाँ से दोनों तरफ से क्या होता है? आपके मुख से वायु बाहर निकल आती है। इस वजह से पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्व से यानी बगल बगल से वायु जो है बाहर निकल आए। तो पार्श्व व्यंजन कौन सा है? ला है।
पार्श्व व्यंजन कौन सा है? ला है, यह हमने देख लिया। यहाँ पर भी प्रश्न आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन पहले बात किसको बोलेंगे? ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से जो है वायु सीधा ना निकलकर बगल बगल से निकलती है, जिह्वा के दोनों साइडों से, दोनों बगलों से जो है वायु जो है बाहर निकल आती है इनके उच्चारण में, इस वजह से इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और प्रश्न आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? वहाँ पर 4 विकल्प आपको दे दिया गया और कोई एक विकल्प आपको ला दे दिया गया उनमें से, चारों में से, तो आपको ला पे टिक करना है। तो ऐसे प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बहुत आसान पूछे जाते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन हमने देख लिया, पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं। अभी हम और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, किस तरह के और प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका वर्गीकरण पहले हम देख लें। अब दूसरा है अर्धस्वर। अर्धस्वर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो स्वर में आपको मैंने बताया था कि स्वरों के उच्चारण में जिह्वा या फिर मुखांग कहीं पर भी आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। आपके मुखांग जो है आपस में कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, इस वजह से उनको स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पर अर्धस्वर बोलने का क्या मतलब है? तो अर्धस्वर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहली स्वर, तो स्वर कहने का मतलब यह हुआ इस व्यंजन को कि यहाँ पर मुखांग हो सकता है ना स्पर्श करते हो, ठीक है ना। अगर मुख स्पर्श नहीं करेंगे आपके मुखांग आपस में तो यह तो स्वर हो जाएगा, लेकिन अर्धस्वर कहने का मतलब यह हुआ कि हल्का सा कहीं पर स्पर्श करते हो या फिर ऐसा महसूस होता हो कि आपकी जिह्वा जो है आपके मुखांग आपस में कहीं पर स्पर्श कर रहे हो। जैसे या, जब या बोलते हैं हम तो आपकी जिह्वा छूते छूते रह जाती है आपकी तालू को। व बोलते हैं तो बहुत स्पर्श जो है बहुत कम हो पाता है आपके जिह्वा का आपके तालू से। तो यहाँ पर स्पर्श नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस होता है कि वह स्पर्श कर गया, बहुत थोड़ा सा जो है स्पर्श होते होते वह रह जाता है इनके उच्चारण में। तो या और वा, यह दोनों अर्धस्वर इस वजह से कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वर क्या होते हैं? जिनमें तो बिल्कुल स्पर्श नहीं होता है। अ आ इ ई उ ऊ आप बोलते जाइए, कहीं पर भी आपकी जिह्वा ऊपर कहीं स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन या और व जब आप बोलते हैं तो आपकी जिह्वा पार्शियली, आंशिक रूप से हो सकता है कहीं स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, या फिर नहीं, ऐसा महसूस होता है कि आपको वह स्पर्श कर रही है लेकिन वह स्पर्श करती नहीं है, इस वजह से इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्धस्वर बोले जाने का कारण क्या है? यही है, और यह इनकी संख्या कितनी है? 2 है, या और वा, यह 2 जो है अर्धस्वर कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन हमने पहले ही देख लिया, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। यहाँ पर जो है ऊष्म व्यंजन या शा, शा, शा और हा, यानी कि तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, यह तीनों जो है, और हा, यह जो है चारों क्या हैं? आपके ऊष्म व्यंजन है, यह हमने पहले देख लिया था। द्विगुण ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन हम देख लेते हैं। यह दोनों जो है क्या है? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण कहने का कारण क्या है? क्योंकि जब ढ़ को बोलते हैं, देखिए 2 तरह के गुण रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे डमरू, डमरू लिखा ना, डमरू में यह डा की तरह प्रयोग होगा, लेकिन यही डा जब बीच में आ जाएगा या तो अंत में आ जाएगा तो यह जो है अड़ा की तरह प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा लड़ाई, लड़ाई। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जब शुरू में था ये डा की तरह प्रयोग हुआ और यहाँ पर डा की तरह प्रयोग हो गया। यही तो 2 तरह के इसके गुण हो गए। एक तो गुण यह वाला हो गया, दूसरा गुण कौन सा हो गया? यह वाला हो गया। तो 2 तरह के गुण यहाँ पर हो गए, इस वजह से इसको द्विगुण बोलते हैं हम। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख दिया ढोल, ढोल में, तो यह ढोल जब पहला वर्ण था, यह पहले स्थान पर था, तो यहाँ ढोल इस तरह से लिखा गया, लेकिन जब यह कहीं बीच में किसी शब्द में चला आएगा तो वह ढा नहीं ढ़ा हो जाएगा यह, ठीक है ना, यह जो हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पढ़ाई, पढ़ाई। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ढा था लेकिन यहाँ पर ढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो यह अंतर, यहाँ पे 2 तरह के इसके गुण होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ताड़न जात कहने का आशय क्या हुआ कि यहाँ पर जब इनको हम बोलते हैं तो आपकी जिह्वा वीणा के जो तार हैं उनको प्रताड़ित करने की तरह से यहाँ पर महसूस होता है आपकी जिह्वा, तुरंत ऐसे कंपन हो जाता है हल्का सा आपकी जिह्वा में, इसलिए इसको ताड़न जात बोलते हैं। उच्छिप्त बोलने का क्या अर्थ है, आशय है? उच्छिप्त हम क्यों बोलते हैं? उच्छिप्त हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब इसको बोलते हैं तो आपकी जिह्वा तुरंत ऊपर उठकर नीचे गिर जाती है, इस वजह से इनको उक्षिप्त भी बोलते हैं। तो यह चीज़ें हमने देख ली। तो प्रयत्न के आधार पर कितने वर्गीकरण हो सकते हैं, कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं? 8 तरह से हम इनको बांट सकते हैं प्रयत्नों के आधार पर। तो हमने यह सारे देख लिए। उच्छिप्त या ताड़नजात द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन और अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हम देख लिया, अंतस्थ व्यंजन भी हमने देख लिया, और हमने यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी देख लिया, और उन पे प्रश्न और जो पूछे जाते हैं वह भी हमने देख लिया। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं यह भी हमने देख लिया। तो प्रयत्न के आधार पर भी हमने देख लिया,
अब जो है कल की क्लास में हम इससे आगे देखेंगे और व्यंजनों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं यह भी हम समझेंगे, और इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और व्यंजनों की और जो विशेषताएं हैं वह भी चीज़ें हम यहाँ पर आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्नों को भी यहाँ पर हम हल करने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ कि किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जो हमने देखा उसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि निम्न में से पार्श्विक व्यंजन, चलिए लुंठित नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे पार्श्विक लिखता हूँ। पार्श्विक व्यंजन व्यंजन है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया। आपके 4 विकल्प आपको दे दिए गए। यहाँ पर मान लिया का दे दिया गया, दूसरे में यहाँ पर आपको ला दे दिया गया, यहाँ पर आपको तीसरे में दे दिया गया मान लेते हैं पा, और यहाँ पर आपको दे दिया गया माँ। यहाँ से आपसे पूछा गया पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर भी पार्श्व से, बगल से आपके जो है मुख से हवा निकल जाए जिनके उच्चारण में, वह जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। ऐसा कौन सा व्यंजन है, एक ही व्यंजन है, वह कौन सा है, ला है। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसके यहाँ पर भी आपके यूपीएसआई में आने की पूरी संभावना है ऐसे प्रश्नों की, ऐसे प्रश्न आते ही हैं आपकी परीक्षा में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न देख लेते हैं हम प्रश्न को। यहाँ पर जैसे एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया गया आपसे, जैसे स्पर्श। चलिए मैं ये प्रश्न नहीं, मैं एक और प्रश्न लिखता हूँ दूसरा। अभी जब हम व्यंजन को पूरा पढ़ लेंगे तब ऐसे प्रश्न देखेंगे। मैं एक दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। चलिए, प्रश्न है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न जो है घुमा कर पूछा गया, घोष नहीं है। अब घोष है यह पूछा जाता तो आप बता सकते थे, थोड़ा आसान होता। यहाँ पर घोष नहीं है आपसे पूछा गया, तो आपके विकल्प दे दिए गए आपको। यहाँ पर कौन कौन से विकल्प हैं आपको मान लेते हैं। पहला विकल्प आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर रा, और दूसरा विकल्प आपको ला दे दिया गया, तीसरा विकल्प आपको ता दे दिया गया, और चौथा विकल्प आपको डा दे दिया गया। ये 4 जो है आपके विकल्प यहाँ पर दे दिए गए। खा नंबर का विकल्प है गा और घा, यह जो है विकल्प आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर आप घोष नहीं है, घोष होने के लिए क्या होना चाहिए, 3, 4 और 5। मैंने आप क्या बताया था, घोष 3, 4 और 5 नंबर में वह आना चाहिए, या तो यारा ला और हा होना चाहिए, ठीक है ना। यह सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 में कौन सा नहीं है, या तो पहले नंबर पे आता है ना भाई, ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो यह तो 1 हो गया ना। 3, 4, 5 कहाँ से हो गया, ये पहले नंबर पे है ना, 3, 4, 5 में तो आता नहीं है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न इस तरह के हमने यहाँ पर देख लिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके वहाँ आते हैं। स्तर प्रश्नों का ऐसा ही होता है, तो ठीक ठाक आपको देख के जाना है। मैंने प्रश्नों को ही बता दिया किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर देख लिया। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर इनको आप अच्छे से करते हुए चलेंगे, आपको समझते हुए चलना है, और समझते हुए आप इसको चलते हैं तो बहुत कठिन नहीं है, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी प्रश्न आपके बचते हो इस टॉपिक से, आप जो है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी आप इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक समझेंगे। अब कल की क्लास में हम और जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, 2-4 और बचे हुए हैं, उनको हम समझेंगे, और उसके बाद से जो है हम इन पर अपने प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे, उस पर भी एक प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।